रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसका टॉर्क आएगा? ग्रेविटी का टॉर्क आएगा। ग्रेविटी का टॉर्क आएगा। नो सर। तो ग्रेविटी का तो जीरो जीरो होगा, टेंशन का टॉर्क आएगा। हाँ, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई, आई है mr² बाई 2 इंटू α1। अब फोर्थ है हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है कैसे कि अगर स्ट्रिंग कहीं पे भी स्लिप नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग और डिस्क स्लिप नहीं कर रहा है, तो स्ट्रिंग का जो पॉइंट, ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग का जो पॉइंट इस डिस्क के कांटेक्ट में है उसका एक्सेलरेशन वही होगा जो डिस्क के इस पॉइंट का होगा। डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? α2 × r। और यही एक्सेलरेशन हर पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का भी α2 × r क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, सेम 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 करते करते ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इस पॉइंट का भी नेट एक्सेलरेशन इतना ही होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में, सेम ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का जो इस डिस्क के कांटेक्ट में है उसके दो एक्सेलरेशन है, ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए? α2r इज इक्वल टू a माइनस α1r या α2r इज इक्वल टू α1r माइनस a माइनस α1r या α1r माइनस a, क्या लिखना चाहिए? एक ही स्ट्रिंग है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड α2r है, मतलब इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड α2r के इक्वल होना चाहिए। तो डाउनवर्ड का मतलब कौन सा ज्यादा होना चाहिए? a ज्यादा होना α1r। तो ये इक्वेशन हम नहीं लिखेंगे और ये इक्वेशन लिखेंगे a माइनस α1r। ठीक है, तो ऐसा जो है वो इक्वेट हुआ। इक्वेट हुआ क्या? α2r इज इक्वल टू a माइनस α1r। ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन, स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड है तो उनसे एक्सेलरेशन हमें रिलेट करना है पॉइंट बाय पॉइंट, एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन। अगर इंडिपेंडेंट मोशन है भाई, याद करो लॉज ऑफ मोशन में दो तीन ब्लॉक इधर उधर मूव कर रहे थे तो उनके एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को रिलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे दो तीन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनके एक्सेलरेशंस को हम ऐसे रिलेट करेंगे। ग्राउंड पे रोल कर रहा है तो उसको रोलिंग कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं, यहाँ इन जनरल ऐसे कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं, नो स्लिपिंग कंडीशन बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 3 को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यहाँ से α1 इक्वल टू α2 आ जाएगा? TR mr²/2 TR। सो फ्रॉम 1 to, तो मतलब जितना मन में डर होगा समझ में आ गया, बेकार बेकार इक्वेशन कुछ नहीं है। α1 α2 इज इक्वल अल्फा, बात खत्म। अब यहाँ पे एक ही सेम है तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा, 2α इज इक्वल टू ए। जब ये आ गया तो इस कंस्टेंट फ्रॉम 4 हम क्या लिख लेंगे, 2α इज इक्वल टू ए। 2α इज इक्वल टू ए, तो ए और अल्फा में रिलेशन आ गई। अब यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन को, दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ से 2 3 को ले लो, 2 3 को ले लो, अल्फा आर की जगह हम a/2 पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 3 में क्या है, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड 3 t इज इक्वल टू m α1r, α1 की वैल्यू अल्फा, तो अल्फा आर की वैल्यू a/2, m/2 इंटू a/2। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, t कैंसिल, ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू ma प्लस ma/4। तो mg इज इक्वल टू 5ma/4, 5ma/4 ये कैंसिल आउट होगा। a इज इक्वल टू 4g/5a, 4g/5a।
सर 4g/5 होगा ना? 4g/5, हाँ शाबाश, कुछ तो जगे हुए हैं। 4g/5, ए की वैल्यू आ गई, यहीं से अल्फा भी फाइंड कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू a/2r, सो अल्फा इज इक्वल टू a/2r, मतलब 4g/10r, ये हो जाएगा अल्फा। टेंशन की वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेंगे, टेंशन इज इक्वल टू ma/4, तो टेंशन इस इक्वेशन में पुट कर दो, m/4 इंटू ए इज इक्वल टू 4g/5, 4 कैंसिल आउट हो गया, ये होगा mg/5। तो ऐसे जो है ये कंबाइंड मोशन हो गया, ऐसा हो गया। सर हाँ सर यहाँ पे आप क्वेश्चन में ही पहले से मतलब अल्फा पूछे हैं ना, हाँ, तो हम एजम्पशन में अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 नहीं ले सकते? नहीं अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पे गलती से सेम हो गया, क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल हो गई, रेडियस इक्वल हो गई। सपोज करो कि यहाँ रेडियस इसकी आर होती, इसकी 2r होती, रेडियस r होती और 2r होती, तो यहाँ पे t इंटू 2r करते, यहाँ पे t इंटू आर यस करते। सर। तो प्रॉब्लम में अभी तुम्हें क्या करना है कि हैबिट सही रखना है, आदत सही रखना है, स्टेप्स मिस नहीं करना है। हड़बड़ी में पढ़ोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्यों गलत हो रहा है। अगर एक बार तुम्हारी आदत सही बन जाएगी तो देखो, सेम बहुत ही कॉमन सी चीज है कि अगर सेम मानने का कोई लॉजिक नहीं है तो डिफरेंट लो। अगर तुम्हारे पास सेम मानने का लॉजिक नहीं है कि इनका एक्सलेशन सेम कैसे हो गया, इनका अल्फा सेम कैसे हो गया, तो डिफरेंट मानो। टेंशन यहाँ पे सेम कैसे होगा, डिफरेंट मानो, सेम आना होगा तो वो आ जाएगा। लेकिन सेम मान लोगे तो डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि सेम ले लिया तुमने। समझ रहे हो? मुझे तो पता यस ही सर। है कि दोनों का अल्फा सेम है, लेकिन मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए बता रहा हूं कि तुम्हें वैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज होगा तुम अल्फा अल्फा मान के कर दोगे। तुम पॉइंट के बेसिक को समझो, बेसिक पॉइंट पे कि जो बेसिक है उसके बाद फिर तुम शॉर्टकट पे कूदो। दिख रहा है कि हाँ भाई रेडियस की वजह से यार है, तो फिर बाकी तुम्हारी एनालिसिस है। अब ये प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में हो गया, तो तुम अब से सोच लोगे कि अच्छा ठीक है, रेडियस सेम होंगे तो दोनों के अल्फा सेम ही आते हैं। तो अब ये हो गई तुम्हारी लर्निंग, जो कि नेक्स्ट में अगर तुम्हें रेडियस सेम दिखता है, एग्जाम में आता है, वहां पे तुरंत मानोगे, वहां अल्फा 1 अल्फा 2 लेने की जरूरत नहीं है। समझे? तो यस सर। तो लर्निंग प्रोसेस के बिगिनिंग में स्लो एंड अटेंटिव, स्लो अटेंटिव जब तुम सारे डिटेल्स देख ले रहे हो, उसके बाद फिर कंसोलिडेट करके कुछ रेडीमेड फॉर्मूले, कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स टिप्स जो भी हैं, ट्रिक व्रिक जो है वो सारे क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होते हैं। ट्रिक जो है वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ भाई इस टाइप की सिचुएशन मिली तो ये होगा, इस टाइप की सिचुएशन मिली तो ये होगा। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे तुम्हें फ्रिक्शन वाला बताया, इंक्लाइन प्लेन वाला बताया। बट इसके साथ साथ जो है बेसिक भी क्लियर रहना चाहिए कि अगर मुझे कहीं पे भी ट्रिक में डाउट हो रहा है कि यार ये चीज ठीक नहीं है, तो मैं अपने बेसिक पे चला जाऊंगा और वहां से स्टार्ट करूंगा, वो हमेशा सही होगा। ठीक है? और कोई डाउट क्वेश्चन? तो पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट के, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो जा चुकी है, वो जो है बहुत एहसान हो गया दुनिया पे, भगवान घर वालों पे एहसान, एंड घर वालों पे एहसान। अच्छा, जैसे एक एक रोटेशन का क्वेश्चन है, जैसे एक सर्कुलर मोशन में शायद तुम्हें सॉल्व करवाया होगा या नहीं करवाया होगा, सपोज कि वो रोटेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है कि ऐसे मान लो कि एक रॉड रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रोप है, ml रॉड है, रोप है, ये रोटेट कर रही है, इसी के इक्वलेंट, इसी के जैसा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्यूब है और ट्यूब में हमने लिक्विड फिल कर दिया है कंप्लीट, कोई ट्यूब है, लिक्विड फिल कर दिया है, और उस ट्यूब को हम रोटेट कर रहे हैं, तो ट्यूब में लिक्विड फील्ड है मतलब मास प्रेजेंट है, यही सिस्टम हो जाएगा, इक्वलेंट सिस्टम हो जाएगा।
तो रॉड है या रोप है या ट्यूब में लिक्विड फील्ड है, कुछ भी, ये जो है रोटेट किए जा रहे हैं विद कांस्टेंट ओमेगा से। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट दिस। ये रॉड जो है रोटेट करेंगे तो कुछ फोर्स अप्लाई होगा, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट? ये रिजिड बॉडी है। हम अब रोटेशन के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, रिजिड बॉडी, पहले तुम देखोगे पार्टिकल और रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन रोटेशन और कंबाइंड। रोटेशन में क्या मोशन है इसका? सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। सर्कुलर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में F इक्वल टू ma हम अगर अप्लाई करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये अप्लाई करूंगा। तो ये जो इक्वेशन अप्लाई करना है वो किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास। कि Yes. जो भी एक्सेलेरेशन हम देखेंगे F इक्वल टू ma का इक्वेशन अगर हम रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक्सेलेरेशन किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बताया था कि जो भी नेट फोर्स होगा वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो यहाँ से जो है फोर्स F, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड है? सेंटर ऑफ मास मिड में लोकेटेड है, यूनिफॉर्म रॉड है। अब यही नॉन यूनिफॉर्म रॉड होता तो सेंटर ऑफ मास ही फाइंड करना पड़ता, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स हो जाएगा F, मास है ऑब्जेक्ट का, एक्सेलेरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू R। R किसका? सेंटर ऑफ मास की, ये हो जाएगा L/2, L/2. डायरेक्ट हो जाएगा। नेट फोर्स ऐसे हुआ m ओमेगा स्क्वायर। अब ट्यूब में, अगर ट्यूब है, ट्यूब ऊपर से ओपन है, उसमें हमने लिक्विड फिल किया तो क्या होगा? ये फ्लूइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर लिक्विड फिल्ड है तो कंटेनर जहाँ पे भी होता है प्रेशर का फोर्स होता है, तो यहाँ पे लिक्विड का यहाँ से प्रेशर का फोर्स हो जाएगा P1 इंटू ए। और यहाँ पे तो ओपन है तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर अप्लाई करता है, वो हो जाएगा P0 इंटू ए। यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा P1 इंटू ए माइनस P0 इंटू ए इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास की। ये करना है, ठीक है। तो ये रोटेशन का है। तो रिजिड बॉडी कभी भी रोटेट करती है, कभी भी रिजिड बॉडी का रोटेशन है, डरना नहीं है। अरे तुम लॉजिक एक दिमाग में सीक्वेंस सेट करो, पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मतलब रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन जो है हमने 3 टाइप के किए हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, कंबाइंड। उस मोशन से रिलेट करो, फिर ट्रांसलेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। बस ध्यान इतना देना है कि F इक्वल टू ma और हाफ mv स्क्वायर और जो भी है m इंटू वी, जो भी ट्रांसलेशन के इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए तो वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए लेते हैं और किसी पॉइंट का नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। यस सर। चलो ठीक है, तो आज इनको जो है सॉल्व करो, रिवाइज करो जल्दी जल्दी, थोड़ा एफर्ट देके, कि जैसे तुम्हारी इच्छा होती है कि अच्छे से समझाया जाए तो मेरी भी इच्छा ये होती है कि तुम भी अच्छे से करो। तुम एग्ज़ाम में अच्छा सॉल्व करते हो, बताते हो कि पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मुझे थोड़ा वर्थ फील होता है। और नहीं तो कुछ गोबर लिखा हुआ देख के कुछ